देखो 1.5 लाख बच्चे लगभग निकलेंगे इसमें सेकंड मेन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 1.5 लाख बच्चों में 7,000 मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टफ टारगेट हो सकता है। हालांकि ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये सब के सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पेट निकाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इन्होंने पेट निकाला है तो आप इनको ये नहीं कह सकते हो कि ये पढ़ने में सही नहीं थे। ऑब्वियस ही बात है, अगर पढ़ने में सही नहीं होते तो ये पेट निकाल ही नहीं पाते, है ना। सो अब ये नहीं कहना कि जो 50 नंबर लाए हैं उनसे मैं तेज हूँ। देखो जो 50 नंबर लाए हैं उनको अभी डाउट है कि उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एक बार निकल जाएगा तो फिर लेखपाल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और आप इस कॉन्फिडेंट में बैठे हो कि लेखपाल मेरा 80 नंबर आया है, 90 नंबर आया है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मुश्किल हो सकता है। 50 नंबर वाले से भी आपका कंपटीशन बराबर का है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पेट का जो सिलेबस है वो ना आने के बाद में भी आप क्या पढ़ाई करो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सिलेबस आया नहीं है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर सिलेबस नहीं आया है, तो हम अभी करंट टाइम में क्या पढ़ें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सिलेबस एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहने वाला है, और मैंने उसमें ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दी थी कि लगभग 50% में हिंदी और मैथमेटिक्स आपका होने वाला है। क्यों होने वाला है मैंने बताया था। 50% में आपका हिंदी और मैथमेटिक्स होगा एंड 50% में आपका जो अदर बच रहा है, जैसे जीएस हो गया, इसके बाद में फिर आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग एक्सपेक्टेड है, मे बी आए या फिर ना आए, ठीक है। तो रीजनिंग इस बार दे सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पेट का जो सिलेबस था उसके फॉर्मेट को देख के लग रहा है कि रीजनिंग भी इस बार देगा, 5 से 10 नंबर का रीजनिंग दे सकता है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग आपको ऑलरेडी आती है, थोड़ा सा आपको देखना रहता है हमेशा। सो अभी क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं, और ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। और अभी करंट टाइम में पहली बात तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप कितने आवर पढ़ाई कर रहे हो। मेन चीज़ है कि अभी आप पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जान लोगे कि पढ़ना ये है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। एट दिस टाइम आपको लेखपाल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लगभग 5 से 6 घंटे स्टडी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्टडी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप डे टू डे उनसे पीछे होते जा रहे हो, और आपका जो रैंक है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है आप 10,000 15,000 तक जा रहे हो, मतलब ऐसे से पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटे पढ़ना अभी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जब सिलेबस आएगा और नोटिफिकेशन आएगा तब आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि पता है आपको कि एग्ज़ाम तो होना ही है। तो ये 5 से 6 घंटे अभी से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जो लास्ट का 1 मंथ होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो, प्रेशर महसूस ना हो, ठीक है। उस टाइम पर रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम पर 1 मंथ जो अच्छे से स्टडी करेगा, रिलैक्स होकर स्टडी करेगा, उसी का लेखपाल का एग्ज़ाम क्लियर होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। सो क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बता दूं। देखिए हिंदी में आप जो आपको लगता हो कि आपने कभी टच नहीं किया है और लंबा टॉपिक है, ठीक है, आप उसको कवर कर लो इसी टाइम पे। जैसे मैं कहूँ कि जो विकास काल रहा है हिंदी का, जो 2-3 भाग में डिवाइड किया गया है, और इसके बीच में जो कवि वगैरह आए हैं, लेखक वगैरह आए हैं, आप इसको कवर सकते हो, क्योंकि विकास काल बहुत बड़ा है ना। सो ऐसे ही मैथमेटिक्स में कुछ कहना नहीं है, मैथमेटिक्स में जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद में रही बात करंट की, तो करंट अफेयर को आप अभी करंट सिचुएशन में करंट अफेयर को आप डे टू डे प्लस वीकली प्लस मंथली प्लस ईयर वाइज जो भी आप पढ़ पाओ, डे टू डे लगभग 2 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। करंट अफेयर की इस टाइम पे 2 आवर स्टडी आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में करंट अफेयर में जब एग्ज़ाम आ जाएगा उस टाइम पे आप दो घंटे नहीं दे पाओगे, क्योंकि अदर आपका ध्यान जो है ऑलरेडी हर तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है, बटने लगेगा। तो इस टाइम पर आप करंट अफेयर पढ़ लो, क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड टॉपिक है, तो आप इसको 2 घंटे पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। रीजनिंग में नहीं कहूँगा। इसके बाद में जो यूपी है, यूपी प्लस ग्रामीण, देखिए इसका आपको वीडियो भी यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि यूपी की अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे क्या आती है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई थिंक परीक्षावाणी करके एक आती है ना, आप उसको पढ़ लो। परीक्षावाणी जो पीसीएस के लिए बहुत फेमस बुक मानी जाती है, छोटी सी होती है, इतनी मोटी सी होती है, छोटी होती है, साइज में छोटी होती है, तो आप उस बुक को परचेज कर लो और अभी से आप पढ़ने लगो। ग्रामीण के बारे में भी आप थोड़ा डिटेल करने लगो, तो फिर आप बोलोगे कि सर आप तो सब कुछ बोल दिए। देखिए मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो आज ये क्वेश्चन बोल रहे हो कि सर क्या पढ़ना है, वो इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अगर ये 50% और 50% में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप सिर्फ ये हिंदी और मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आपको जीएस की टेंशन होगी कि यार जीएस नहीं पढ़ा है, जीएस तो बहुत ब्रॉड है। और अगर आप जीएस ही पढ़ते रहोगे तो ही आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि जीएस पढ़ोगे तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जीएस तो मतलब क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस अभी नहीं आया। पता लगे हम गुप्त काल पढ़ लें और सिलेबस में जो है वो कुछ और पूछ ले, मौर्य काल पूछ ले, तो ये जीएस में भी आप कंफ्यूज रहोगे। तो आपको क्या करना है कि मेनली करंट अफेयर पे फोकस करना है, और ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एडवांस अभी मत पढ़ना, ठीक है, एडवांस जब सिलेबस आएगा तभी पढ़ना।
इसके बाद में अभी जो एप्टीट्यूड वगैरह है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, आप उसको पढ़ते रहो। हिंदी में जो काल वगैरह है, इसके बाद में समास और भी जो टॉपिक हो सकता है उसको पढ़ते रहो। यूपी देखो, यूपी और ये ग्रामीण, ये 3-4 चीज़ें पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? हिंदी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, यूपी और ग्रामीण पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़नी है। अब आप बोलोगे कि सब तो हो गया, सब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सब चीज़ों का आभास नहीं होगा, सब सब्जेक्ट्स का आभास आप इसी टाइम इसी समय साथ लेके नहीं चलोगे, तो आगे चल के कोई सब्जेक्ट आपने ज़्यादा पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट आपने कम पढ़ लिया, तो इस चीज़ का भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब आप सारे सब्जेक्ट्स अभी से लेके चलोगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट्स एक बैलेंस फॉर्म में नज़र आएंगे और दिक्कत नहीं होगा पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में। और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ कि 90+ का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में 90+ का टारगेट आपको रखना है। इतने से कम अगर आपका टारगेट है तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ फिर बताता हूँ नेक्स्ट चीज़ क्या है। देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है ओलंपिक स्टडी, ठीक है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये होगा कि आपका जो रैंक है, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 7 से 8 हज़ार सीट है, ठीक है, 7 to 8 की सीट है। इसमें क्या है कि मेरा जो उद्देश्य होगा, मेरा जो यहाँ पे जो बोल सकते हो कि आप जो एम होगा, वो आपको 1000 रैंक तक लाना है। अंडर 1000 रैंक आपकी आनी चाहिए। अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अभी से एक सीट के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 7000 सीट है मैं ले लूँगा, तो भाई मुश्किल हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आप टॉप 1000 में आने की कोशिश करोगे, पूरे यूपी में टॉप 1000 अगर आप आने की कोशिश अभी से करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत चीज़ें आसान होंगी और आप मेहनत करने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन अगर आप 7000 8000 ऐसे सोच के चल रहे हो, देखो 1.5 लाख बच्चे लगभग निकलेंगे इसमें सेकेंड मेन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 1.5 लाख बच्चों में 7000 मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टफ टारगेट हो सकता है। हालांकि ये जो 1.5 लाख बच्चे ये सब के सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पेट निकाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इन्होंने पेट निकाला है तो आप इनको ये नहीं कह सकते हो कि ये पढ़ने में सही नहीं थे। ऑब्वियस ही बात है, अगर पढ़ने में सही नहीं होते तो ये पेट निकाल ही नहीं पाते, है ना। सो अब ये नहीं कहना कि जो 50 नंबर लाए हैं उनसे मैं तेज़ हूँ। देखो, जो 50 नंबर लाए हैं उनको अभी डाउट है कि उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एक बार निकल जाएगा तो फिर लेखपाल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और आप इस कॉन्फिडेंट में बैठे हो कि लेखपाल मेरा 80 नंबर आया, 90 नंबर आया है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मुश्किल हो सकता है। 50 नंबर वाले से भी आपका कंपटीशन बराबर का है, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड। तो जो ये ओलंपिक स्टडी है, हमारा जो टारगेट होगा, आपको 1000 रैंक में आना है। अब आप बोलोगे सर 1-2 रैंक क्यों नहीं बोल रहे हो, जैसा कि अन्य चैनल बोलते हैं। भाई देखिए, एक जो रैंक है ये फर्स्ट रैंक है। ये 1.5 लाख बच्चों में किसी एक ही बच्चे का तो होगा। अब वो बच्चा कौन है वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है, वो तो आपको खोजना पड़ेगा, एक बच्चा निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टॉपर बनना है, भाई टॉपर के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप 100 लाओ, हालांकि ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि कमज़ोर बच्चा है तो उसको 1.5 लाख पे पोजीशन पे आना है। मैं कह रहा हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको 1000 रैंक तक आना है, तभी उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 रैंक तक का टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले शायद नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मेरे से 1000-2000 बच्चे पढ़ेंगे तो 1000-2000 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूँ और आप भी मेरे चैनल को पढ़ने के बाद प्रतिबद्ध होंगे। मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कोई सहारा और कोई विकल्प आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन प्लस स्ट्रेटजी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे मेरा कमांड ठीक ठाक है। पिछले लगभग 5-6 साल से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, और इस तरह से वीडियोज़ पाने के लिए, बेस्ट स्ट्रेटजी लेखपाल को क्रैक करने के लिए चैनल से जुड़ जाएगा। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।